हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो क्लास 10th के चैप्टर 3 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ज़रूर मिलने वाले हैं। नोटबुक लेकर बैठ जाओ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। 2-3 घंटे की रिसर्च करने के बाद आपके लिए निकाले हैं मैंने ये 20 एमसीक्यू। तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश ये है कि अभी मैं एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ और फाइनल एग्जाम से पहले मैं जो 8 चैप्टर आ रहे हैं सभी को कवर कर सकूँ। तो देखिए, आज मैं आपको सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और 20 क्वेश्चंस में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइप्स यहाँ से कवर कर दिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सितांशु, मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर। और देखिए यहाँ पर क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 6 आर। तो देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। जो लाइन है x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 6, क्योंकि x इक्वल्स टू 6 एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें y वेरिएबल है ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये सेट ऑफ एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो जो x इक्वल्स टू 6 लाइन है ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी माय बैड, ये एक वर्टिकल लाइन है x इक्वल्स टू 6 जो यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 से ऐसे पास करेगी। और जो y इक्वल्स टू 6 है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या करने वाली है, इंटरसेक्ट करने वाली है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि x इक्वल्स टू 6 जो है वो एक वर्टिकल लाइन है, y इक्वल्स टू 6 जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या हो सकती, क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि ये दोनों लाइन 90 डिग्री पर भी कट करेंगी। तो यानी कि अगर ऑप्शन चेंज करके यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हटाकर यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दें तो परपेंडिकुलर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और भी हो सकती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भाई इन दोनों लाइंस के, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखो, यहाँ से ज्योमेट्रिकली भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 पर इंटरसेक्ट करेंगे, x की वैल्यू होगी 6, y की वैल्यू होगी यहाँ से 6। तो मैं आपको दोबारा से एक बात बता देता हूँ, जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसमें अगर a की वैल्यू 0 है तो उस इक्वेशन में सिर्फ y होगा। और अगर इक्वेशन में सिर्फ y होगा तो वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर b की वैल्यू 0 होती है, मतलब b की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, y उस इक्वेशन में होगा नहीं, और y नहीं होगा तो वो इक्वेशन क्या होगी, उसमें सिर्फ x होगा और वो एक वर्टिकल लाइन होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन एक जैसे इसलिए डाल दिया ताकि एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से सोल्व कर सकें। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 एक कैसी लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, y इक्वल्स टू 5 जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पर ऑप्शंस पे चलते हैं। ये बताया द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और ओनली सॉल्यूशन एट 0 0। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, तो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन। ये जो अभी मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2021 का ही जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है उसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांसेस है, बेसिक में भी, मैथ्स बेसिक में भी और मैथ्स स्टैंडर्ड में भी। देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पर दो इक्वेशन क्या दी हुई है, एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 5k प्लस ky इक्वल्स टू 7, सो हैज़ नो सॉल्यूशन। तो अब आपको यहाँ से एक कंडीशन और बता दी है कि भाई इन इक्वेशन का है ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन कंडीशन है। अब देखो, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक और
कि वो लाइंस जो है वो पैरेलल है। इसका एक और मतलब भी होता है कि पेयर जो हमारे पास सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब एक आप ऐसे भी समझ सकते हो, नो सॉल्यूशन मतलब जीरो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जीरो। तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि जब लाइंस पैरेलल होती है तो हमारे पास क्या कंडीशंस होती है, कोफिशिएंट वाली कंडीशन होती है हमारे पास कि A1/A2 जो रेशो है वो हमारा B1/B2 रेशो के इक्वल होता है, लेकिन वो C1/C2 रेशो के इक्वल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम क्विकली A1, B1 और C1 की वैल्यू लिख सकते हैं। वैसे आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और MCQ क्वेश्चंस हैं तो आप क्विकली कर सकते हो। A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू हमारे पास -3 है अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर करें तो। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से 3 भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे रखना। तो अब देखो यहाँ से क्या करना है, हम ये कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन के हिसाब से क्या मिलेगा हमें, मिल गया 1/5 इक्वल्स टू 2/k विच इज नॉट इक्वल टू 3/7। तो हम अभी इंटरेस्टेड है कि भाई k की वैल्यू क्या होगी, हम इक्वल टू वाले पार्ट में इंटरेस्टेड है, यानी कि इस पार्ट में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू k और 5 इंटू 2 10। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 10, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वही वाली कंडीशन आई है, नो सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास देखिए क्या कंडीशन है, A1 की वैल्यू है 1, A1/A2 मतलब 2, B1 1, B2 k, और यहां से ये आ रहा है -4/3, 3 रेशो आए। अब क्योंकि नो सॉल्यूशन है तो यहाँ पर इक्वल टू होगा और यहाँ पर नॉट इक्वल टू, क्योंकि जो कंडीशन मैंने अभी आपसे डिस्कस की यहाँ पे कि मतलब पैरेलल के केस में ये हमारे पास कंडीशन होती है कोफिशिएंट्स के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम इक्वल टू वाले पार्ट की बात करें, इक्वल टू वाले पार्ट की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर k की वैल्यू 2 ऑप्शन में डायरेक्ट दी हुई है, तो हमारे पास D जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए फिर से एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला। तो कभी आपके लिए यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे लाइंस आर पैरेलल, कभी यूज करेंगे कि द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और कभी यूज करेंगे कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो ये तीनों का मतलब एक ही है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से रेशो देखते हैं। एक रेशो है 3/6, दूसरा रेशो है -1/-2, और तीसरा रेशो है यहाँ से -5/-p। तो अब देखिए यहाँ पर तो है इक्वल टू साइन, यहाँ है नॉट इक्वल टू साइन। और देखो यहाँ पर एक बात और बताई है हमें कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ p, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर तो p है ही नहीं, यहाँ पर p नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाकी बाद वाले 2 रेशो देखने पड़ेंगे, ये रेशो। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, ये नेगेटिव नेगेटिव साइन ये सॉल्व हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे, जैसे आपको समझ रहा हूँ। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p। अब इसको जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ से क्या आंसर होगा हमारा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, यानी कि 10 को छोड़कर p कैन हैव एनी रियल वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन इस बार के सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें देखिए हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है, यानी कि 3x + y इक्वल्स टू 81, और यहाँ से 81x - y इक्वल्स टू 3। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा पावर्स में है, एक्सपोनेंट्स में है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें ये पता करना है कि अगर हम x और y को सोल्व करें, यानी कि इन इक्वेशंस को सोल्व कर दें x और y के लिए,
तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे। और आपको पता ही है लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास 3 सिचुएशंस अराइज करती हैं। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और एक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम। या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन यानी कि जीरो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई। और ऐसी भी थर्ड कंडीशन अराइज कर सकती है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अभी देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर कोई लीनियर इक्वेशन नहीं दी हुई है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नजर आ रही है इक्वेशन। तो जब कभी हमारा वेरिएबल पावर्स में बैठा हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, पावर्स में बैठा है ना तो पहले उसको नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे कैसे उतारेंगे, इक्वेशंस में दोनों साइड पे पावर्स को कंपेयर करके। अब पावर्स को कंपेयर कैसे करेंगे, पावर्स को कंपेयर करने के लिए हमारे बेस इक्वल होने चाहिए। जैसे ये है 3 x + y इक्वल्स टू, ये जो 81 है ना, 81 होता है भाई 3 4। ठीक है बच्चों, अगर नहीं पता तो क्विकली यहां से ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेना 81 की। 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। अब देखो जिनको पता है वो ये मत सोचना कि क्या मैं बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ, मैं हर किसी बच्चे को यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ साथ में। तो देखिए 3 x + y इक्वल्स टू 3 4। तो अब क्योंकि दोनों साइड पे क्या हुआ, दोनों साइड से बेस इक्वल हो गए ना, सो वी कैन कंपेयर द पावर्स। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई है x + y इक्वल्स टू 4। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ आ गई है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी देखो जो 81 लिखा हुआ है, इस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 81 को लिख सकता हूँ मैं 3 और उसकी होल पावर है x - y। और एक रूल आपको पता ही होगा पावर ऑफ ए पावर वाला, मतलब जैसे अगर मैं a⁻m की होल पावर n करता हूँ, पावर ऑफ ए पावर, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है a⁻mn। तो यहाँ से आने वाला है 3 4x - 4y इक्वल्स टू 3। अब सिर्फ 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने दोनों साइड बेसिस को इक्वल बना लिया तो पावर्स को फिर से कंपेयर कर सकते हैं। पावर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 4x - 4y इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ चुके हैं जिनको मैंने अभी ये बॉक्स में डाला, देखो। तो अब क्या करना है हमें यहाँ से, अब a1/a2 रेशो फाइंड कर लेते हैं, a1/a2 b1/b2। तो a1/a2 रेशो देखो क्या आ रहा है, ये रेशो आ रहा है 1/4। दूसरा रेशो आ रहा है हमारे पास -1/4 और तीसरा रेशो आ रहा है जी 4/1। तो देखो क्या ये रेशो आपस में इक्वल है, जी नहीं, ये रेशो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन अराइज हो रही है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ से अपना सही आंसर मार्क करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2kx + 5y इक्वल्स टू 7 एंड 6x - 5y इक्वल्स टू 11 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ। तो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a क्या है, मतलब a1 क्या है, a1 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए ये है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2k डिवाइडेड बाय 6 विच इज नॉट इक्वल टू b1 यानी कि 5/-y। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -1, यानी कि 2k/6 इज नॉट इक्वल टू -1। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2k इज नॉट इक्वल टू -6 या फिर k इज नॉट इक्वल टू -3, यानी कि जो ऑप्शन ए है वही सही आंसर है। तो इसके साथ हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया। देखो क्वेश्चंस इजी है, काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ से इसकी बात करते हैं। y इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल्स टू -7 एक इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछा है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़, इसमें पूछा है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो देखिए y इक्वल्स टू 0 जो है ये तो अपने आप में x एक्सिस की इक्वेशन है। और x एक्सिस कैसी लाइन मानी जाती है, x एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और y इक्वल्स टू -7 क्या है, y इक्वल्स टू -7 भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ओरिजिन से 7 यूनिट्स बिलो होगी, ओरिजिन से नीचे बनेगी ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही लाइन हॉरिजॉन्टल है, दोनों ही लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं।
और पैरेलल लाइंस क्या करती हैं, कहीं भी मीट नहीं करती हैं, और पैरेलल लाइंस के लिए हम ये बोलते हैं ना नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। तो वही बात आ गई, x इक्वल्स टू ए कैसी लाइन है, x इक्वल्स टू ए है जी वर्टिकल लाइन, y इक्वल्स टू बी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अब देखो इंटरसेक्ट तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में भी बताया हुआ है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन डी में भी बताया लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो देखो बड़ा सिंपल है, लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू b होगी। तो यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में x कोऑर्डिनेट जो है a है और y कोऑर्डिनेट b है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी हुई है यहां से, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। आप देखिए यहां से कोइंसिडेंट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाएगा जो। तो कोइंसिडेंट लाइंस दी हुई है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन होती है, आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, आई होप कि आपको याद भी होंगी। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2, ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन। कोइंसिडेंट लाइंस को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन भी बोलते हैं या फिर डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं। जी हाँ, इसी साल के सैंपल पेपर में ये टर्म यूज की है, डिपेंडेंट लाइंस वाली। तो अब यहां से हम रेशो उठा लेते हैं, देखिए क्या है रेशो, 3/6 इज इक्वल टू -1/-k इज इक्वल टू 8/16। देखिए यहां पर -16 नहीं लेनी है आपको, C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, 16 लेनी है। ये C2 की वैल्यू उठाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में लिखी हुई इस कांस्टेंट टर्म को पहले लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये रेशियो बन गया है 1/2 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 1/2। तो इसका एक ही मतलब आ रहा है कि 1/k इक्वल्स टू 1/2। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, या फिर रेसिप्रोकल समझ नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, k इक्वल्स टू 2, यानी कि k की वैल्यू होगी यहाँ से 2, और इसके लिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है असर्शन एंड रीजन वाले, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें पूछ रहे हैं, बताया है इन्होंने, एक स्टेटमेंट, असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो कि है हैज़ नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल्स टू 2। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम a1/a2 रेशो फाइंड करते हैं। यहाँ से a1/a2 रेशो आ रहा है 1/2, b1/b2 रेशो 1/k, c1/c2 रेशो -4/-3, यानी कि आप उसको 4/3 भी समझ सकते हैं। तो अब देखो इन्होंने बताया कि k की वैल्यू 2 होगी नो सॉल्यूशन के लिए, लेकिन नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि भाई a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल होगा, लेकिन b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आया, यहां से आ चुका है k इक्वल्स टू 2। तो हमारी k की वैल्यू 2 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असर्शन तो ट्रू है। अब इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजन में इन्होंने बताया है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आर कंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट का मतलब तो क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट में दो केसेस बनते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इन्होंने देखो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन लिख के दी है, यहाँ पे इन्होंने यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन लिख के दी है। तो इसका मतलब रीजन जो है वो गलत है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें यह बताया कि असर्शन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन वाली स्टेटमेंट वो ट्रू है, बट रीजन जो है वो फॉल्स है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना दूसरे चैप्टर्स में भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आने वाले हैं। व्हाट डू यू से अबाउट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय,
तो ठीक है, अब यहाँ से हमें दो लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू दी हुई है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, पहले रेशो फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 रेशो 2/4, b1/b2 रेशो 3/6, c1/c2 रेशो -9/-18। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आया 1/2, इसको सिंप्लीफाई किया ये भी आया 1/2, और थर्ड रेशो को सिंप्लीफाई किया तो ये भी आ गया 1/2। इसका मतलब ये तो तीनों रेशोज इक्वल हो गए ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इतनी बार बोल चुका हूँ, याद हो गए होंगे जरूरत तो यहाँ से अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इन्होंने कहा लाइन्स आर पैरेलल, जी नहीं, लाइन्स पैरेलल नहीं है। लाइन्स आर कोइंसिडेंट, हाँ जी यही आंसर है, कोइंसिडेंट लाइन्स वाला, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ये तो। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना। हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते रहते हैं टफ क्वेश्चंस के लिए, और एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो कई बार वो सोल्व करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, आप कैसे सोल्व कर सकते हो। 3x + 2y = 7, फर्स्ट इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x + y = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, बट मेरा फेवरेट रहता है एलिमिनेशन, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट बन जाता है। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करा लो 2 से जैसे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया तो ये बन जाएगा 8x + 2y = 12। अब यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं इस नंबर को, तो ऐसा मत करना। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, 3x + 2y = 7। अब यहाँ से y के कोफिशिएंट्स हमने इक्वल बना लिए हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक वेरिएबल एलिमिनेट कराना चाहते हैं, तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें सभी टर्म्स के, और ये टर्म्स हो गई कैंसिल। यहाँ से आया 5x = 5, और x की वैल्यू आ गई है 1। अब देखिए x की वैल्यू, पहले ऑप्शन देख लिया करो एक वैल्यू फाइंड करने के बाद। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस में ऐसा है कि x की वैल्यू 1 है, और अब हम y की वैल्यू भी देख लेते हैं। अब x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो मान लो यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन ही देख लेते हैं हम, जो थी 3x + 2y = 7। इसमें x की वैल्यू हमने 1 सब्सिट्यूट की, तो देखिए क्या आ गया यहाँ से, ये बन चुका है 2y = 7 - 3, यानी कि 2y = 4, और y की वैल्यू आ गई है 2, यानी कि x की वैल्यू आ रही है हमारी 1, y की वैल्यू आ रही है 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ से करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से या तीन तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये इसमें पूछा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो इसमें सीधा सीधा पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या है। तो देखिए इस साल तो MCQ है, लेकिन लास्ट ईयर तक जब इतने MCQ नहीं आते थे और ये एक प्रॉपर सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता था, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला जो क्वेश्चन आता था उसमें ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। लेकिन अब क्या है, ये आपसे MCQ में पूछ रहा है, 1 मार्क में आ रहा है। तो देखिए इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके बताता हूँ इनको सोल्व करने का मेथड क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें करना होता है कि भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने पे देखिए क्या आएगा, 9x + 101y = 499, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 101x + 99y = 501। तो देखो मैं तो अभी वर्टिकल कॉलम में एक दूसरे के नीचे लिख के इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐड करके। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद क्या आया, मैंने इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है 200x + 200y = 1000। अब इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं 200 से डिवाइड किया तो यहाँ से इक्वेशन बन गई है x + y = 5। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इक्वेशन 1 में से ना इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। और दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, जी हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x, यहाँ से आएगा +2y इक्वल्स टू -2। अब क्या कर सकते हैं, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे -2 से। -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड कर लो या +2 से डिवाइड कर लो, सिर्फ 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -x प्लस y इक्वल्स टू -1। तो देखिए ये बनी इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें करना क्या है, हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से मैं इधर साइड पे जा रहा हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3 आई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन आई है -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्टली इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो x टू x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 आ गया। तो y की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है, और y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में अगर डाल दें तो सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास आंसर तो आ गया है x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2, ऐसा तो कोई आंसर हाँ है, ऑप्शन बी है आंसर, और ये सही आंसर है हमारा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ और भी साथ में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बच्चों को ये लगता है कि ऐसे कैसे आंसर आया, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 1 और 2, और हमने सोल्व किया यहाँ से किसको, सोल्व किया हमने 3 और 4 को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या होता है कि 2 लाइन बनेंगी हमारे पास, हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए, हमने जब क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके जब हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एक कॉनकरेंट इक्वेशन होगी। कॉनकरेंट इक्वेशन का मतलब है वो वाली जो लाइन होगी, मतलब इक्वेशन 3 जो हमारे पास बनी है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। तो ये बन गई हमारी लाइन 3। और जब हमने 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए 1 में से 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके दोबारा से इक्वेशन नंबर 4 बनाई, तो वो जो इक्वेशन नंबर 4 आई वो भी कॉनकरेंट इक्वेशन होगी। वो भी इक्वेशन नंबर 4 जो है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। अब देखो, लाइन 1 और 2 को जब हम सोल्व करने जा रहे थे तो कोफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े थे, 99, 101। तो इनको इक्वल बनाने के लिए, अब देखो ना, आप 99 और 101 का एलसीएम कितना बड़ा होगा। तो हम वो क्वेश्चन कर नहीं पा रहे थे, कैलकुलेशन बहुत टफ थी। तो कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 और 2 को यूज करते हुए 3 और 4 इक्वेशंस बनाई। लेकिन जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व करेंगे ना, तो भी हमारे पास वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। देखिए आप, क्योंकि चारों लाइन क्या है, कॉनकरेंट है, उसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो कई बार बच्चों को यहाँ से कंफ्यूजन आ जाती है कि हम 1 और 2 की जगह 3 और 4 को सोल्व कर रहे हैं, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से आ भी चुका है। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन फिर भी आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस कम होंगे। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में एक स्मार्ट मूव खेलेगा सीबीएसई, और क्या करेगा, आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछेगा कि x और y की वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है। तो देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए बीच में एक स्टेप में आ गया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो आप x प्लस वाई की वैल्यू वहाँ पे सीधा लिख सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है कि आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछ ले, या माइनस x प्लस वाई की वैल्यू पूछ ले, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया भी हुआ है सैम्पल पेपर में, और इसको पहचानने का तरीका भी बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि x का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन थी, उसमें x का कोफिशिएंट क्या गिवन था। देखिए, x का कोफिशिएंट था हमारे पास 99। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 99, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 99। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है 101, और सेकंड इक्वेशन में
x का कोफिशिएंट 101 है। ये है इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान। तो इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारी बातें बता दी हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो ये भी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है, मतलब पैरेलल लाइंस के लिए a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है x का फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि जिसको हम a1 बोलते हैं, वो है 2p - 1। a2 की वैल्यू है हमारे पास, थोड़ा सा देखो ध्यान से देखना, ये सेकंड इक्वेशन ये वाली है, और a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो a2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 3 है। थोड़ा ध्यान से उठाना ये वैल्यूज। b1 की वैल्यू क्या है, b1 है मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि है p - 1 डिवाइड बाय b2 है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो c1 की वैल्यू है 2p + 1, और क्योंकि मैंने राइट में लिख के वो वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ से आपकी c2 की वैल्यू भी पहले उसको कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट करके फाइंड करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ से क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 1 × 2p - 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स p - 1। तो ये क्या बनने वाला है, 2p - 1 इक्वल्स टू 3p - 3। ये हो जाएगा 3p - 2p इक्वल्स टू 3 - 1। यहाँ से हमारे पास आ चुका है 2 इक्वल्स टू p, या फिर इसको हम समझ सकते हैं p इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आंसर आ गया है p इक्वल्स टू 2, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। बस थोड़ी सी वीडियो बची है, 5 क्वेश्चंस बचे हैं यहाँ से। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो वही है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब कभी भी आपको कॉन्स्टेंट जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में मिले, फ्रैक्शनल मिल जाए, तो हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं अगर हम उस पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। डिनोमिनेटर क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर है, मतलब फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर है 2, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर है 3। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना एक कांस्टेंट नंबर से आता ही होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा फिर आने वाली किसी वीडियो में। तो यहाँ से आ रहा है ये 3x + 4y इक्वल्स टू -1 -6। तो देखिए ऐसे होगा क्या, जब हम डिनोमिनेटर्स खत्म कर लेंगे ना, तो हमारे पास एक सिंपलर इक्वेशन आ जाएगी और जिसको सोल्व करना इजी होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3x - y इक्वल्स टू 9। अब ये सिंपलर जो इक्वेशंस आ गए इनको सोल्व करते हैं, और हमें यहाँ पे कॉन्सिडेंटली कोफिशिएंट्स भी इक्वल मिल गए हैं। बस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज किया, ये वाली टर्म कैंसिल। 5y इक्वल्स टू -15, y की वैल्यू आ गई है -3। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि y की वैल्यू फाइंड करके ही देख लो अपना ऑप्शन, ये क्योंकि सिर्फ इसी ऑप्शन में y की वैल्यू -3 है, तो यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू फाइंड किए बिना ही हमें सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन आया है। इफ लाइंस 3 लाइंस की इक्वेशन गिवन है आर कॉनकरेंट। तो देखिए ये कॉनकरेंट लाइंस गिवन है। कॉनकरेंट लाइंस मैं अभी एक क्वेश्चन में ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉनकरेंट लाइंस ऐसी होती हैं इफ 3 or more than 3 lines intersect at a point, those lines are said to be concurrent। ये होती है concurrent lines की डेफिनेशन। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ लाइन 1, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 ये हो गई लाइन 2, और ये है मान लीजिए मेरी लाइन 3। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट होने का मतलब होता है एक पॉइंट पर तीनों लाइंस का इंटरसेक्ट करना। इसका ये भी मतलब हुआ कि वो जो पॉइंट है
जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो तीनों लाइंस पर लाई करता है, तो तीनों लाइंस की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, ऐसे बता देंगे कि भाई ये रोड 1 है, ये रोड 2 है, ये रोड 3 है, तीनों रोड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। रोड 1 की इक्वेशन बता देंगे आपको, रोड 2 की इक्वेशन बता देंगे, कहेंगे कि बताओ दोनों रोड किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करोगे, सिंपली आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स और वाई के, तो आप बता दोगे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर कहेंगे रोड 3 की इक्वेशन देखो ये दी हुई है, रोड 3 की इक्वेशन ये है जिसमें m यानी कि x का कोफिशिएंट मिसिंग है, m की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था 1 और 2 का, क्योंकि उस पॉइंट से लाइन 3 भी पास करती है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम थर्ड इक्वेशन में x और y के प्लेस पे जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड किया वो पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, क्विकली ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके बता देता हूँ। MCQ में एक बात तो अच्छी है कि आपको जो इक्वेशंस मिलती हैं सॉल्व करने के लिए वो काफ़ी इजी इक्वेशंस मिल जाती हैं। देखो जैसे यहाँ पे फिर से आपको क्या मिला, x का कोफिशिएंट इक्वल मिल गया, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सारी साइन चेंज की हमने, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहाँ से आ गया 7y इक्वल्स टू, ये हो गया 35, y की वैल्यू आ गई 5। y की जो वैल्यू आई है उसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। जो हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन थी, 2x, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3, y की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 11, 2x की वैल्यू आ चुकी है 11 माइनस 15, 2x की वैल्यू हो गई है -4, x की वैल्यू आ गई है -2। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी है, यानी कि दोनों लाइंस जो हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है -2 5 पे। अब ये -2 5 जो है थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो हम x और y की जो वैल्यूज़ आई थी वो यहाँ सब्सटीट्यूट करा सकते हैं। 5 इक्वल्स टू m टाइम्स -2 प्लस 3, यहाँ से इक्वेशन बन गई है ये कि -2m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 और -2m इक्वल्स टू 2 और यहाँ से m की वैल्यू आ गई है -1। तो m इक्वल्स टू -1 इज़ द राइट आंसर। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है m इक्वल्स टू -1, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज टू लाइन्स कॉन्साइड। देखिए कॉन्साइड का मतलब है लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन दी हुई है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, MCQ है, आप क्विकली सॉल्व करना, मुझे क्योंकि एक्सप्लेन करना है मैं इसलिए लिख रहा हूँ। 5/15 इक्वल्स टू 7/21 इक्वल्स टू 3/k, या फिर अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करके फाइंड करो तो -3/-k। तो यहाँ से देखिए ये रेशो बन गया है 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 3/k। तो हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन आई है, क्या इन्फॉर्मेशन आई है कि 3/k इक्वल्स टू 1/3। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9 इक्वल्स टू k या फिर k इक्वल्स टू 9, आंसर आ गया है। तो देखिए कौन सा सही आंसर था, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो कोइंसिडेंट वाली कंडीशन भी याद रखना और ये भी याद रखना कि कोइंसिडेंट जो लाइंस होती हैं उस केस में हम बोलते हैं कि सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। तो ये इस बार के सैम्पल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है जो कि बेसिक्स वाले में दिया हुआ है, बेसिक मैथ्स बेसिक में। तो यहाँ पे बताया हुआ है इफ़ ABCD इज़ अ रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। यहाँ पर बताया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ से जैसे हमने AB और CD की लेंथ्स को कंपेयर किया तो x + y = 12, एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मिल गई x - y = 8, यानी कि ब्रेड्स को ऑपोजिट साइड्स को फिर कंपेयर कर दिया। दो इक्वेशन मिल गई है, इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सोल्व करने के लिए डायरेक्ट क्या किया मैंने, ऐड 2x = 20, x = 10। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो देखो कितने, सिर्फ एक ऑप्शन में x की वैल्यू 10 है, तो सोचना क्या है, y की वैल्यू फाइंड के बिना भी हम अपना ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो इस तरह के ज्योमेट्रिकल वाले और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन NCERT में भी गिवन है, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के ऊपर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, वो
वहाँ से इक्वेशन बता देते हैं, मतलब एंगल्स के मेजर लिख देते हैं कि इसका मेजर है इस एंगल का x प्लस वाई, इसका मेजर है x माइनस वाई, फिर यहाँ से ये वाला एंगल जो है आपका कुछ भी जैसे बता दिया कि भाई ये वाला एंगल 70 डिग्रीज़ है, ये वाला एंगल जो है वो कोई भी एंगल यहाँ से मान लीजिए 80 डिग्रीज बता दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ से आपको फिर ये कंडीशन पता होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऐसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 70 इक्वल्स टू 180। तो इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल्स टू 110, फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। और x माइनस वाई इक्वल्स टू 80 डिग्रीज, तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस 80 डिग्रीज इक्वल्स टू 180, यानी कि दूसरी इक्वेशन बन गई कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 डिग्रीज है। एक रैंडम सा एग्जांपल उठा के दिया है मैंने, हो सकता है ये वैल्यूज़ करेक्ट ना हो, यहाँ से आंसर ना आए, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ रेक्टेंगल वाला ही क्वेश्चन मिले, आपको पैरेललोग्राम वाला या फिर रोम्बस वाला या फिर स्क्वायर वाला या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन मिल सकता है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को अलजेब्रा से कनेक्ट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहली बात है आपको डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का मतलब पता होना चाहिए। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको इंडिपेंडेंट लाइंस बोलते हैं, और डिपेंडेंट का मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन होती है कि भाई a1/a2 जो रेशो है वो b1/b2 रेशो के इक्वल होना चाहिए और वो c1/c2 रेशो के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे इसको ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन से चेक करते हैं, एक इक्वेशन हम ये कंसीडर करेंगे और सेकंड इक्वेशन इसको कंसीडर करेंगे और फिर रेशो फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ से क्विकली रेशो क्या आ रहा है, ये आ रहा है -5/10 यानी कि -1/2, फिर आ रहा है 7/14 यानी कि 1/2, और फिर आ रहा है ये 2/-2/4। तो अल्टीमेटली बात यह है कि ये स्टार्टिंग में ये रेशो इक्वल नहीं आया ना, तो ये लाइन तो पहले मतलब ये जो पार्ट ए में लाइन गिवन है वो तो हमारी इस लाइन के इंटरसेक्टिंग है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हो। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक्स और वाई के यहाँ कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, तो यहाँ भी डिफरेंट होने चाहिए। तो यानी कि इक्वेशन बन रही है a1/a2 रेशो और ये a1/a2 रेशो माइनस माइनस माइनस, हाँ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मैं चेक करा देता हूँ। -5 देखिए -5/10 और यहाँ से 7/-14 और यहाँ से 2/-4। आप चेक कीजिए ये रेशो है -1/2, यहाँ से -1/2 और यहाँ से भी -1/2। तो ये हमारा डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन या कोइंसिडेंट या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है इक्वेशन नंबर डी। तो इक्वेशन डी यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही आंसर है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं दूसरे चैप्टर्स के लिए भी वीडियो लाने वाला हूँ, वो वीडियोस मैं इसके बाद बनाऊँगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। जल्द ही आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय, टेक केयर।